वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याओं का पार्ट नंबर 2 एक्सरसाइज 1 बी का लेके आया हूँ। एक पार्ट में इसका करवा चुका हूँ, इसमें मैंने आपको 7 क्वेश्चन करवाए थे। अब आगे के जो क्वेश्चन बचे हैं वो इस वीडियो में मैं कंप्लीट करने जाता हूँ। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को अभी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं इस प्लेटफॉर्म पर पूरा फ्री कोर्स मैथ का कराने वाला हूँ। जितनी भी डॉक्टर मनोहर की बुक है, सभी के सभी क्वेश्चन कराऊंगा इस वीडियो में। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। इसमें बोला गया है 18 और 117 के एचसीएफ को 18m और -117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, इसमें मैंने कल आपको एक क्वेश्चन करवाया था, वैसा ही क्वेश्चन है। इसमें बोल रखा है, दिया गया है जो एचसीएफ है, जो एचसीएफ है 18 117 का, वो हमें दिया गया है। एचसीएफ लिखेंगे यहाँ, एचसीएफ 18 और 117 का एचसीएफ दिया गया है के रूप में लिखा जाता है। 18m माइनस 117 के रूप में लिखा जाता है। तो हमें दिया गया कि एचसीएफ बराबर जे है, क्योंकि बोला गया इसको इस रूप में दर्शाया गया है। तो यहाँ लिख लिया हमने इसको। तो 18 117 का एचसीएफ निकालेंगे, तो इधर निकाल लेते हैं। पहले आप फैक्टर कर लेंगे, तो 18 फैक्टर करेंगे, डायरेक्टली कर सकते हैं, मैं आपको इस तरह से करके दिखा रहा हूँ। 9 बार कटेगा, ये 3 बार, ये 3 बार, फिर ये 3 से 1 बार। 117 को करेंगे तो 3 से कटेगा ये हमारा, ये कट जाएगा 3 बार, इधर 9 बार, फिर 3 बार, 1 बार, ये 3 बार, फिर ये 13 से 1 बार, इस तरह से। तो 18 फैक्टर क्या हुए हमारे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 गुणा 3 गुणा 3, 117 के होंगे हमारे 3 गुणा 13। एचसीएफ निकालते मैंने आपको बताया था, एचसीएफ किस तरह से निकालते हैं, जो दोनों कॉमन हो। अब देखिए 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो 3 यहाँ कॉमन हो गया, 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी दोबारा, तो फिर हो गया। और कोई कॉमन है नहीं है, तो 9 हमारा एचसीएफ आ गया। अब बोला था इसमें एलसीएम निकालने के लिए, तो एलसीएम भी हम निकाल सकते हैं यहाँ से। तो 9 तो पहले लिख लीजिए, मैंने बताया था आपको। अब जो कॉमन ये तो हमारे कॉमन आ गए, तो क्या हो जाता हमारा 2 हो जाता, और यहाँ हो जाता हमारा 13। देखो ये कॉमन लेने के बाद जो संख्या बचती है हमारी 2 और 13, तो लिख लीजिए। अब देखो 13 का करेंगे, 13 दूनी 26, और 26 निम्मा होते हैं हमारे 234, तो ये हमारा आ गया 234 एलसीएम। एलसीएम आ गया। अब करते हैं यहाँ से एम का मान निकालते हैं। तो एचसीएफ हमने निकाला, इसका एलसीएम कितना आ रहा है हमारा, 9 आ रहा है। तो यहाँ लिख देंगे एचसीएफ कितना हमारा 9, 18m माइनस 117, इधर लेके आएंगे 17 को, इसके हो जाएगा प्लस का, ये माइनस का है, इसको इधर लेके आएंगे, इसका हो जाएगा प्लस का। ये 18m, इन दोनों जोड़ेंगे कितना होगा 126, कितना हुआ 126। अब देखें, इसको इधर लिख लो, इसको इधर लिख लिया हमने, इसको इधर लिख लिया। अब m का मान निकालना है, तो 126/18, तो 18 से काटेंगे इसको, तो कितने बार कटेगा, 18 सत्ते होता है ये हमारा 126, तो m का मान हमारा आ गया 7, कितना आया 7। तो इस तरह से हमने m का मान निकाल लिया, और एलसीएम हो जाता तो एलसीएम में निकाल लिया। जी हमारा एलसीएम आ गया, और ये हमारा m का मान आ गया। तो इसमें बोला गया था एचसीएफ के रूप में लिखना, तो हमने लिख लिया, दिया है एचसीएफ बराबर ये, ठीक है। अब इनका एचसीएफ यहाँ पर लिख दो। अब इसको इधर लेके आएंगे, प्लस का होगा, जोड़ेंगे 26। अब 18 से 26 में भाग देंगे, कितना हो जाएगा 7 बार, तो m 7 आ गया, और यहाँ से हमारा एलसीएम आ गया 234। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हमको जांच करनी है कि जो हमारी संख्या है 6 की पावर n, क्या ये 0 पर समाप्त हो सकती है। और n हमारी प्राकृतिक संख्या है, जो n लिखा हुआ है 6 की पावर, वो हमारी प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 1 से स्टार्ट होती जाती है, वो हमारी अनंत तक होती है प्राकृतिक संख्या है। तो देखो 0 के लिए क्या करना होता है, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त हो गई, अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त हो रही है, जैसे मैंने लिख दिया आपका ये 5 into 2, तो 0 आएगा यहाँ पर, 5 into 4 तो ये 20 हो गया, 5 into 6 ये 30 हो गया,
5 इंटू 8 40 हो गया। कहने का मतलब क्या है, यदि कोई संख्या हमारी जीरो आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, जीरो, ये जीरो पर क्या हो रही है, समाप्त हो रही है, ये जीरो पर समाप्त हो रही है, तो उसमें 5 का और 2 का आना आवश्यक है, क्योंकि देखो 5 और 2 है ये हमारा, और देखो यहाँ पर इसको 4 को तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 2 गुणा 2, तो यहाँ ही 5 2 आएगा। जैसे कि ये 30 लिखा हुआ है, 30 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं, 5 गुणा 2 गुणा 3, 30 होगा, तो यहाँ ही 5 2 आ रहा है, ये 40 है। 40 को कैसे लिखेंगे, 5 गुणा 2 गुणा 4, 40 को, तो कहने का मतलब क्या है, अगर कहीं पर जीरो आ रहा है, किसी संख्या में लास्ट में जीरो आ रहा है, तो उसकी फैक्टर करेंगे तो उसमें अगर, तो हमें क्या मिलेगा, 5 और 2 जरूर मिलेगा। यदि किसी संख्या के हम फैक्टर करेंगे जो कि जिसके लास्ट में जीरो है, तो वहां क्या आएगा, हमेशा 5 2 आएगा आएगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ 80 लिख दिया मैंने, 80 के फैक्टर करेंगे तो 5 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, तो देखो 5 2 जरूर, कम से कम एक 5 2 जरूर मिलेगा। तो अगर किसी संख्या के फैक्टर में 5 2 मिलता है तो वो संख्या जीरो पर समाप्त होगी, और 5 2 नहीं मिलता है तो वो संख्या जीरो पर समाप्त नहीं होगी। तो हम इसी तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हमें दे रखा है 6 की पावर n, तो या 6 की पावर n दे रखा है, तो 6 के करेंगे पहले फैक्टर, क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो देखें, अगर फैक्टर करेंगे तो 6 की पावर n को, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 की पावर n, ठीक है। अब देखो क्या है, इस फैक्टर में हमें 5 और 2 मिल रहा है, केवल 2 मिल रहा है, 5 नहीं मिल रहा है, 2 और 3 मिल रहा है। अब यहाँ पर कुछ भी हो, n का मान 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, कभी भी लास्ट में जीरो नहीं आ सकता है, क्योंकि किसी भी संख्या के लास्ट में जीरो आने के लिए हमें उसके गुणनखंड में 5 और 2 का होना आवश्यक होता है। तो यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि किसी भी संख्या को जीरो पर समाप्त होने के लिए, होने के लिए उसके अभाज्य, अभाज्य होते हैं हमारे दो, और क्या होते हैं, अभाज्य, उसके अभाज्य गुणनखंड में दो अभाज्य गुणनखंड में 2 क्रॉस 5, पावर भी लगा सकते हैं, यहाँ पर पावर कुछ भी हो सकती है। जैसे मान लो पावर, अगर कहीं कहीं पे क्या होता है, 100 लिखा हुआ है, तो 100 में क्या होगा, 2 2 2 बार आएगा, 5 5 2 बार आएगा, तो अभाज्य गुणनखंड में 2 पावर, ये पावर यहाँ m का मान का मतलब क्या है, पावर कुछ भी हो सकती है। तो अभाज्य गुणनखंड में 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप में होना चाहिए, होना चाहिए, परंतु 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड 3 इंटू 2 की पावर n, n में 5 की पावर n और 2 यहाँ पर 2 की पावर n में, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं, मैं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, अतः, अतः छः संख्या 6 की पावर n, अतः बोलेंगे संख्या 6 की पावर n संख्या n अंक जीरो पर समाप्त
नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है। जहां, ऐसे बोल सकते हैं, जहां एन क्या है, जहां एन एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, तो इसमें केवल और केवल आपकी लैंग्वेज है, लैंग्वेज से आपको समझाना है, इसमें बताना है कि किस तरह से हमारी हो सकती है जीरो पर या समाप्त नहीं हो सकती। तो हमने क्या बोला, क्योंकि किसी भी संख्या को जीरो पर समाप्त होने के लिए उसकी अभाज्य गुणनखंड में 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में होना चाहिए, परंतु 6 की कोई पावर n है कि अभाज्य गुणनखंड में ऐसा नहीं है। अतः संख्या 6 की पावर n अंक जीरो पर समाप्त नहीं हो सकती है, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। तो इसका मतलब क्या है, ये कहीं भी जीरो पर समाप्त नहीं हो सकती है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। मतलब उसमें बोला है ये भाज्य संख्याएं तो हैं पर क्यों है। तो देखिए भाज्य संख्याओं में क्या होता है, मैंने कल आपको बताया था पिछली वीडियो में, जो हमारी भाज्य संख्या होती हैं, अभाज्य संख्या जो पहले बताया था मैंने आपको, अभाज्य और फिर बताया था भाज्य। अभाज्य संख्या होती है उनके गुणनखंड होते हैं 2, और जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो संख्या होती है हमारी भाज्य। 4 होता है, 4 किस किस में भाग चलाएगा, 4 में 2 से 1 से 4 से 3 हो गई 8, 8 में किस भाग जाएगा 1 से चला जाता है सब में, 1 2 4 8। तो ये क्या हो रहा है, 2 से ज्यादा गुणनखंड इनके आ रहे हैं। 5 हुआ तो 5 में 1 से आएगा, 5 से आएगा, तो ये हमारी संख्या कौन सी हुई, अभाज्य। 6 हुआ, 6 में 1 से चला जाएगा, 2 से चला जाएगा, 3 से चला जाएगा, 6 से चला जाएगा, तो इसके 4 गुणनखंड हो गए। जिनकी संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो संख्या हमारी होती है भाज्य संख्या। तो वही इसमें हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर पहले इस संख्या को लिखेंगे यहाँ पर 7 गुणा 11 गुणा 13। तो इसमें क्या करेंगे, 13 कॉमन दिख रहा है तो पहले 13 ले लेंगे कॉमन। तो यहाँ क्या बचेगा 7 गुणा 11 प्लस 1, 13 कॉमन, तो 13 कॉमन ले लिया तो 7 गुणा 11 बचा, 13 12 तो 1 बचा यहाँ पर। अब देखेंगे 7 का 11 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 77, और ये हो गया हमारा 1 78। अब देखो वैसे यहाँ पर दिख रहा है हमें, यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्क पड़ेगा, दो से अधिक गुणनखंड हमारे आ रहे हैं, तो यही हो गई, और एक तो एक होता ही है, 2 और करेंगे तो इसके 3 4 गुणनखंड निकलेंगे, काफी निकलेंगे, पर हमें 2 से अधिक दिख रहा है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूंकि इस संख्या के चूंकि इस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, गुणनखंड हैं, अतः यह एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। ये हमारी क्या थी, भाज्य संख्या है। इसी प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब ये लिखा हुआ है तो देखिए, तो लिखा है 7 से लेकर कितने तक है, ये हमारा 7 गुणा 6 गुणा 5 4 3 2 1 5। तो यहाँ 5 कॉमन दिख रहा है तो 5 कॉमन लेंगे, क्या हो जाएगा 7 6 4 3 2 1, 5 कॉमन आ गया तो यहाँ क्या हो जाएगा 1। अब गुणा कर लें तो हम ये हमारा आएगा 3 दूनी 6 6 छक 24, और ये कर लो हमारा 42, 42 का गुणा करेंगे 24 में प्लस 1, तो 24 दूनी 48 हो गए, वहां से लगी 4, 24 चौक 96 और 4 कितना होगा 100 प्लस 1, 5 गुणा 100, ये कितना हो गया 1009 हो गया, कितना हो गया 1009। तो यहाँ पर एक का मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर दो तो लिख दे रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि, वही लिखना है आपको, चूंकि
इस संख्या के दो से अधिक गुणनखंड है अतः यह एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है। तो आपको क्या लिखना है, केवल इसके बारे में बता रहा था आपको कि क्यों अभाज्य संख्या है, क्योंकि इस संख्या के दो से अधिक गुणनखंड है, इसलिए ये क्या है, भाज्य संख्या है। इसी तरह से ये वाली दोनों संख्या हमारी भाज्य संख्याएं थी, हमें केवल बताना था कि दो संख्याएं ये। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन कंप्लीट किया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो देखिए पहले थोड़ा इसके बारे में समझाना चाहूंगा। ये एक वृत्ताकार पथ है, इसमें बोला है तो ये यहाँ पर जो इस मैदान का एक चक्कर लगाने में जो सोनिया होती है, यहाँ पर इसका एक चक्कर लगाने में उसको 12 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं? 12 मिनट। अब रवि को लगते हैं, सोनिया को लगते हैं 18 मिनट, और जबकि लगते हैं रवि को 12 मिनट लगते हैं। और यदि वे दोनों एक ही स्थान से, मान लीजिए यहाँ से प्रारंभ करते हैं स्टार्ट चलना, रवि और दोनों सोनिया यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं। और यदि दोनों किस चलते हैं? एक दिशा में, दोनों एक दिशा में चलते हैं और एक ही स्थान से चलते हैं, तो बताइए कि, और एक ही समय पे चलते हैं और एक दिशा में, तो प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे दोनों पुनः, अब दोनों ये प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे? अब ये दोनों कब इस स्थान पर मिलेंगे जहां चलना प्रारंभ किया था, दोबारा कब इस स्थान पर दोबारा मिलेंगे? क्योंकि दोनों का ये तो है नहीं कि दोनों का टाइम फिक्स चल रहा हो, दोनों बराबर चल रहे हो। रवि कम टाइम ले रहा है, सोनिया ज्यादा टाइम ले रहे, तो बोल रहा है कि ऐसे कितना टाइम लगेगा जब वो दोनों साथ में मिल जाएंगे। तो देखो क्या करते हैं, इस प्रकार पूछ रहा हूं, जब भी ऐसा बोलता है कोई चक्कर लगाता है, तो इसमें क्या करना होता है, जो भी हमारा नंबर दे रखा है 12 मिनट 18 मिनट, इन दोनों को निकालते हैं एलसीएम। क्या निकालते हैं? एलसीएम। अब एलसीएम जब हम निकाल लेंगे वहां पर, वही हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं एलसीएम कितना आएगा हमारा। तो ऐसे रेस करते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करना होगा आपको? एलसीएम निकालना होगा। क्या निकालना होगा? एलसीएम। एलसीएम निकालते हैं, जो भी हमारा दे रखा है यहाँ पर समय दे रखा होता है, तो यहाँ लिखेंगे पहले, सबसे पहले दिया है, क्या दिया है? सोनिया को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय बराबर 18 मिनट। कितना मिनट लग रहा है? 18 मिनट। जबकि रवि को यहाँ सेम कर लिखना है, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय कितना होगा? 12 मिनट। कितना लगेगा? 12 मिनट। ठीक है, आपको सेम लिखना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे चूंकि सोनिया और रवि एक ही स्थान व एक ही समय और एक ही स्थान से चलना, एक ही समय और एक ही स्थान से एक ही समय पर एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं।
करते हैं अतः इनके द्वारा लिए गए समूह का एलसीएम निकालते हैं। क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालते हैं, कैसे निकालेंगे? तो देखिए 18 के फैक्टर करेंगे हम यहाँ पर। 18 के फैक्टर कितने होते हैं हमारे? 18 के फैक्टर करेंगे तो हमारे होगा 2 गुणा 3 गुणा 3। आप ऐसे कर सकते हैं, छोटा नंबर तो ऐसे कर सकते हैं, 2 गुणा 3 फैक्टर होगा ये। 12 के फैक्टर ये होंगे 2 गुणा 3। अब एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। तो एलसीएम मैंने आपको बताया था पहले तो देखिए मैंने आपको बताया था एलसीएम कैसे निकालते हैं। पहले तो जो कॉमन होता है, कॉमन क्या हमारा, ये 2 कॉमन है, पहले 2 को लिख लेंगे यहाँ पर। अब देखें यहाँ 3 कॉमन है तो 3 को लिख लेंगे। अब देखें जो बचता है उसके बाद 3 बचा और क्या बचा? 2 बचा। अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं, 3 का 2 में 6 हो गया, 36 18, 18 दूनी 36। तो हमारा 36 मिनट क्या आया? इस क्वेश्चन का आंसर आया। तो 36 मिनट लगेंगे। कितने मिनट लगेंगे? 36 मिनट। तो सोनिया को और रवि को पुनः उसी स्थान पर जहां से उन्होंने चलना स्थान किया था, वो दोबारा उस स्थान पर जब मिलेंगे जब उन्हें 36 मिनट हो जाएंगे। 36 मिनट बाद क्या होगा? दोनों एक ही स्थान पर मिल जाएंगे जहां से उन्होंने चलना प्रारंभ किया था। तो क्या करना है, जो भी यहाँ पर जो व्यक्ति होते हैं उन दोनों का समय का एलसीएम निकालते हैं और एलसीएम निकालने के बाद वही हमारा क्या होता है? आंसर होता है। तो इस तरह से हमने ये अपना 11 क्वेश्चन कंप्लीट किया। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। मैं ये क्वेश्चन आपको पिछली वीडियो में कराया था। ये क्वेश्चन काफी सिंपल होते हैं। इसमें बोला है नीचे दी गई आकृति में एक्स और वाई के मान निकालने हैं। देखिए एक्स और वाई का मान निकालना है तो किस तरह करेंगे? यहाँ पर मैंने आपको बताया था जो भी एक बॉक्स है, अगर ये मान लो ये एक बॉक्स है, इससे आपके 2 बॉक्स इस तरह से जुड़े हुए हैं, 2 शाखाएं जुड़ी हुई हैं, इनको हम शाखाएं बोलते हैं। वैसे ट्री मेथड होता है। तो अगर 2 बॉक्स जुड़े हुए हैं तो ये एक बॉक्स इन 2 बॉक्सों के गुणनफल के बराबर होगा। तो जैसे x लिखा हुआ है तो x लिख दिया हमने यहाँ पर। ये अब इसके साथ 2x जुड़े हुए हैं तो इसके बराबर में लिखने होंगे। आपको 3 का गुणा किसमें करना होगा? 195 में। 3 गुणा 195 तो गुणा कर देंगे आप। यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे 195 में तो ये हो जाएगा हमारा 285। कितना हो जाएगा? 285। 5 15 29 जी 281 नहीं 585 585 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 585 हो जाएगा। तो 5 15 9 57 और 1 58। तो इस तरह से हमारा x का मान आ गया। तो कुछ भी नहीं करना होता। इस शाखा से जैसे एक बॉक्स है इससे जुड़ा हुआ है तो इसको एक तरफ लिख लीजिए और जिन 2 बॉक्स जुड़े हुए हैं इन दोनों का कर दिए मल्टीप्लाई। तो 3 गुणा 195 तो ये आ गया 595। अब निकालना है y का मान। तो y लिखा हुआ है तो y में आप ऐसे करना, y की तरफ लिख लो, इन दोनों क्या कर दो? मल्टीप्लाई। 5 गुणा 13 तो y का मान क्या आएगा? आपका 65। 5 का 3 करेंगे क्या आएगा? 65। ये हमारे क्या हुआ? इस तरह से काफी बेहद ही आसान क्वेश्चन होते हैं। तो आसान तरीके से हमने इन दोनों का आंसर निकाल लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मैं आपको अभी करवा चुका हूँ। इसमें बोल रहा है व्याख्या कीजिए कि ये संख्याएं बाह्य संख्या हैं क्यों है। तो आपको वही बताना है। मैंने आपको एक क्वेश्चन करवा दिया था पिछले। तो देखें, तो इसको पहले लिखेंगे आप 7 गुणा 13 गुणा 11 प्लस 11। अब देखें यहाँ से 11 कौन मिल रहा है तो 11 लेंगे कॉमन। तो 7 गुणा क्या बचा? 13 बचा आपका। इधर क्या बचेगा? 1, क्योंकि 11 कॉमन आ गया आपका। अब देखिए 7 का गुणा इसमें करेंगे 13 में। 13 सत्ते होते हैं हमारे 91। 13 सत्ते 91 और ये 1 तो 11 गुणा कितना हुआ? 92। तो ये संख्या कैसी है हमारी? चूंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, चूंकि इस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, 2 से अधिक गुणनखंड हैं, 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए यह एक भाज्य संख्या
भाज्य संख्या होगी। ठीक है, अब इसी तरह से इसको करेंगे इधर, तो 7 गुणा 6 गुणा 5 4 3 2 1, तो क्या दे रखा है 3, तो 3 कॉमन लेंगे हम यहाँ से, तो क्या हो जाएगा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1, तो गुणा कराएंगे यहाँ 7 6 42, 5 चौक 20, 20 दूनी 40, 40 का करेंगे 42 में, तो ये हमारा जाएगा 40 का 42 में करेंगे, 4 एकम 40 का वैल्यू 4 दूनी 8 हो गया, 4 चक 16, 1680 प्लस 1, तो गुणा करेंगे इन सब पे, गुणा कर लेंगे आप, जैसे कि मैंने किया है 4 पंजे 20, 20 का 2 में 40, 7 6 42, तो हमने 4 का किया 42 में, तो 4 दूनी 8, 4 चक 16, तो 1680 हो गया, और ये 1, तो हमारा कितना आएगा 3 गुणा 1681, गुणा यहाँ ये कर लो, चूंकि इस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए यह एक भाज्य संख्या होगी। कहने का मतलब क्या है, इस प्रकार की संख्या में आप कुछ नहीं करना, आपको बस कॉमन लेके मल्टीप्लाई करना है, इस तरह से लिख देना है, और यह लिख देना चूंकि इस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है इसलिए यह एक भाज्य संख्या होगी। ऐसे इसमें करना था आपको, 3 यहाँ कॉमन मिल रहा है, 3 कॉमन ले लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे 1680 आएगा, और एक 1681 हो गया, वही आपको यहाँ लिखना है, चूंकि इस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है इसलिए यह एक भाज्य संख्या होगी। तो इस तरह से हमने अपना क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट किया। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। नीचे दी गई आकृति में x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। तो वही ट्री वाला ये क्वेश्चन है, शाखाओं वाला। तो कैसे करना है, मैंने आपको बताया था सबसे पहले क्या करना होगा आपको इस क्वेश्चन में, जो भी बॉक्स से 2 शाखाएं जुड़ी हुई हैं उन दोनों का मल्टीप्लाई करने। देखो x का यहाँ पर आप 2 जुड़ा हुआ है, 2 का ऐसे मल्टीप्लाई करें तो 2 गुणा 3381, तो गुणा करेंगे यहाँ पर कितना आएगा, ये हमारा 6762 आएगा। कितना आएगा, 3000 का 6000 हो गया, 300 दूनी 600, और ये हमारा 762। तो ये हमारा x का मान आ गया, किसका मान आ गया, x का मान हमारा निकला आया। अब हमें निकालना है y का, तो y देखें, y ये रहा, इससे हमारी 2 शाखाएं जुड़ी हुई हैं, देखें तो सेकंड y, तो y से कौन सा जुड़ा है, 7 जुड़ा है, और 161, तो 7 गुणा 161, 7 का गुणा करेंगे, 7 एकम 7, 7 6 42, यहाँ से लगी 4, और जे 7 4 11, 112। इस तरह से हमारा y का मान आ गया, y बराबर 1127। क्या किया हमने, इससे 2 शाखाएं जुड़ी थी, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखें तीसरा वाला, देखें तीसरा वाला आपके लिए इसमें नया हो सकता है। अब देखें z है तीसरा वाला, इसमें कोई भी शाखा नहीं जुड़ी हुई है, पर ये 2 शाखा इससे जुड़ी हुई हैं, तो ये 2 शाखाएं मैंने बताई थी इससे जुड़ी हुई हैं, तो ये यहाँ पर लिखा जाएगा इसके बराबर में। हम क्या करते हैं, एक बॉक्स को यहाँ लिखते हैं, फिर जो भी बॉक्स इन दोनों जुड़े हुए हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते हैं। तो ये बॉक्स हमने यहाँ लिख दिया। अब इससे दोनों जुड़े हुए हैं तो इसका इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे 7z। क्या लिखेंगे, 7z, क्योंकि 7 है और z है, 7 और z, तो क्या लिखेंगे 7z। अब हमें 7z इधर लिख ले रहे हैं और 161 को लिख ले रहे हैं इधर, इसको इधर लिख लिया, इसको इधर, क्योंकि जिसका ही मान निकालते हैं उसको हमेशा यहाँ लिखें। अब देखें किसका मान निकालना है आपको, z का, तो z आ गया, जो 7 का चला गया बट्टे में, क्योंकि ये संख्या हमेशा कहाँ आती है, बट्टे में। 7 से इसको काटेंगे कितने बार कटेगा, 2 बार, 2 जरा 21 कितने बार, 3 बार, तो z का मान हमारा क्या हो गया, 23 हो गया। कितना हो गया, 23। तो इस तरह से जो हमारा z का मान आ गया। तो इसमें 3 क्वेश्चन पूछे थे, x और y तथा z के मान। तो हमने क्या किया, जो भी एक बॉक्स से 2 शाखाएं जुड़ी होती हैं दोनों को मल्टीप्लाई कर देते, x का मान आ गया, y का निकालना ऐसे इसका y का आ गया। अब z के निकालने के लिए यहाँ पर 2 शाखाएं नहीं थी हमारे पास, पर ये 2 शाखाएं जिससे जुड़ी हो उसको इधर लिख लो, दोनों मल्टीप्लाई करो, तो क्या हुआ, 7 का हमने इसमें दी भाग, तो 7 का भाग देंगे तो इस तरह से हमारा 23 आ जाएगा। जो यहाँ लिखा होता है वो बट्टे में जाता है, इससे भाग देंगे 23 आ गया। तो इस तरह से हमने x y z के मान निकाल लिए।
तो ये हमारी एक्सरसाइज 1B कंप्लीट होती है, पूरी एक्सरसाइज। और मैंने जो भी क्वेश्चन बचे हुए थे वो मैंने पिछली वीडियो में कराए थे और आधे इसमें करा दिए। ये आपके 2 पार्ट कंप्लीट होते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे आपकी एक्सरसाइज 1C। यदि आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हुए हैं और देख रहे हैं मेरी वीडियो को, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें, लाइक कर दें, क्योंकि यदि आप चाहते हैं ऐसा ही कंटेंट आपको मिलता रहे, ऐसी वीडियो मिलते रहे, पूरा कोर्स आपको कराया जाए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। क्योंकि यदि आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो वीडियो बनाने में मजा नहीं आएगा। तो प्लीज चैनल को सपोर्ट कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यही बताइए कि किस जगह से आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।